नमस्कार, मैं ललित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव में। अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव आप सभी को संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा को पास कराने के लिए लगातार मेहनत करता आ रहा है, लगातार आपके लिए प्रतिबद्ध है। तो संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को पास करने के लिए चलिए लेट्स क्रैक इट। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि सरकार क्या है और सरकार के कार्य क्या होते हैं। और आज का जो पार्ट है, आज का जो एनसीईआरटी के जो चौथा पार्ट है छठी कक्षा का, उसमें हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार आपके जीवन में किस प्रकार समानता एवं न्याय को लेकर के आती है। अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती या नहीं होगी तो उसके क्या दुष्परिणाम आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर पड़ेंगे। और लोकतांत्रिक सरकार के अभाव में किन किन कमियों का और किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं को दूर करने में लोकतांत्रिक सरकार ही कैसे महत्वपूर्ण है, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। पिछले कुछ वीडियोस में अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल पूछे, मैं उन सवालों का थोड़ा सा आपको जवाब देना चाहूंगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी नहीं बल्कि मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी का पूरा पाठ करा रहा हूं आपको, ताकि आपसे कुछ भी छूट ना जाए। यहां पर कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है और अगर समरी कराते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है उतने बेहतर तरीके से। इसलिए एनसीईआरटी का पूरा पाठ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और पूरे पाठ को बहुत ही विस्तार से मैं आपको यहां पर समझाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन सके। इस चीज को ध्यान रखना है कि कई बार लंबी क्लास होने के कारण और पूरा पाठ होने के कारण आपको हो सकता है कि कई बार लगे कि पाठ में या लेसन में बोरियत महसूस हो रही है, लेकिन अगर आईएएस अगर आपको बनना है तो हर चीज को गहराई से जानना बहुत जरूरी है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी बोरियत सहकर अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो इससे अच्छी चीज क्या होगी। और कोई भी चीज को गहराई से समझे बिना आप उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि क्लास में हम बहुत ही विस्तार से और बहुत डिटेल से आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे। दूसरा, जैसे जैसे क्लास में मैं कोई भी प्रश्न आपसे पूछूं, आपको वो प्रश्न वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, उस प्रश्न का उत्तर देना है और उस प्रश्न के उत्तर के आधार पर हम ये जान सकेंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। जो चीज हम आपको समझाने चाह रहे हैं वो क्या चीज आपने अच्छे से समझी या आपको और समझाने की जरूरत है। तो अपने कमेंट आप उसमें जरूर डालते जाइएगा और लाइक और शेयर इस वीडियो को आपको जरूर करना है। साथ ही कुछ और भी चीजें, जैसे कि कुछ बच्चों का यह सवाल था कि नोट्स कैसे लिखें, तो जो स्लाइड्स जो मैं बना रहा हूं और जो आप टीवी स्क्रीन पर और आपके कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप देखेंगे उन पर जो लिखा आ रहा है उन्हीं को आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। कॉपी और पेन आपके पास हमेशा रहना चाहिए और उनके साथ ही आपको जो जो स्लाइड के ऊपर आपके पास लिखा हुआ लिखित सामग्री आ रही है उसे लिखते चले जाना है। वो बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए छांटे हुए पॉइंट्स है जहां से आप बेहतर समझ आप अपनी बना सकेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से एमए किया है। मैंने बीएड किया है, मैंने एमफिल किया है लोक प्रशासन में जहां मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, जहां पर यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था लोक प्रशासन से एमफिल में। मैंने पीएचडी किया है लोक प्रशासन से। साथ ही जो नेट का एग्जाम होता है जो कि टीचर बनने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एक प्रोफेसर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है, वो नेट का एग्जाम मैंने पास किया है मेरे दोनों विषयों से, लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से नेट क्वालिफाइड है। सीटेट मेरा क्वालिफाई है जो कि टीचर बनने के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही मैं कुछ सोशल वर्क भी करता हूं, मेरे खुद के एनजीओ भी है जिसका मैं फाउंडर हूं। आप ललित यादव की पाठशाला के नाम से आप मेरा एक चैनल भी देख सकेंगे, फेसबुक पेज भी देख सकेंगे जहां पर हम सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों और उनकी मदद कैसे करते हैं, किस तरीके से उनको डेली हम बेसिस पर शिक्षा और खाना पीना प्रदान करते हैं। मेरे एनजीओ का नाम संतोष सागर सेवा संस्थान एनजीओ है जो कि हम पिछले 4 से 5 साल से हम इन सब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ ही मेरी 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और मैं पिछले 4 साल से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं।
अब बात करते हैं कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं कौन से कोर्सेज आपको पढ़ाऊंगा और कौन सा मेरा विशेषज्ञ एरिया है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में पढ़ाता हूं, वैकल्पिक विषय, लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में पढ़ाता हूं, सामान्य अध्ययन में भारतीय समाज, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं करंट अफेयर्स, ये मेरा विशेषज्ञ एरिया है। और ये सारी की सारी कक्षाएं आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेंगी जब भी आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो कि आपके मोटिवेशन के लिए और तैयारी कैसे की जाए उन सब के बारे में मार्गदर्शन देती हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कदम अनअकैडमी प्लस के द्वारा आपको दिया गया है। सबसे प्रमुख बात कि अनअकैडमी प्लस पर मेरी ही तरह लगभग 77 से भी अधिक जाने माने प्रसिद्ध शिक्षक आपको वहां पर शिक्षा प्रदान करते हुए मिलेंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर रोमन सैनी जी और मृणाल सर, ये सभी आपको वहां पर लाइव क्लासेस में पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग के, जितने भी बड़े बड़े नाम टीचरों के आपने सुने होंगे, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। अब आप बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। देखिए, जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या बाहर कहीं कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको फीस देनी होती है। उसके साथ ही आपको अपना गांव, अपना शहर छोड़कर बड़े शहर में जाना पड़ता है, जिससे आपको वहां पर रहना, सहना और खाना मिला करके लगभग पूरा 5 लाख के करीब कोचिंग का खर्चा आपका आ जाता है, खाना पीना और रहना और आपको जो कोचिंग की फीस है उसको मिलाकर। लेकिन जो सामान्य वर्ग है, जो भारत का जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है, जिनकी वार्षिक आय ही 5 लाख से कम है, तो उन बच्चों, उन परिवारों के बच्चों के लिए अनअकैडमी प्लस ने सबसे बेहतर ऑप्शन आपको, एक बहुत अच्छा विकल्प आपको दिया है, जिसको मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूं। क्योंकि आपको घर बैठे और बहुत ही न्यूनतम फीस में आपको अनअकैडमी प्लस एडमिशन देता है। आप ये देखिए, यहां पर आपको अलग अलग कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण लोक सेवा आयोग का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने में संपूर्ण करवा दिया जाएगा। और 12 महीने का जो कोर्स होता है उसकी फीस मात्र और मात्र केवल 40,000 रुपए फीस अनअकैडमी ने रखी है, जो कि आप सबके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पर बैठकर ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर अनअकैडमी प्लस क्यों, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें भी अगर मेरा कोड LY लाइव इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और जिससे वो 1 साल की फीस घटकर रह जाएगी सिर्फ 36,000। यानी कि मेरा कोड आपको यूज करना है अनअकैडमी प्लस पर, और वहां पर LY लाइव यूज करने से, प्रयोग करने से आपकी पूरी फीस घटकर 36,000 रह जाएगी। ऐसे ही जो अभ्यर्थी 2021, 22 और 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं ये सुझाव दूंगा कि आपको 2 साल का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो कि 24 महीने का कोर्स है। और ये कोर्स आपको संपूर्ण रूप से तैयारी कराएगा। इस सभी 12 महीने और 24 महीने के सारे कोर्सेज में आपको GS, सामान्य अध्ययन के सभी पेपर, निबंध, आपको सभी वैकल्पिक विषय, टेस्ट सीरीज, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्यूशन देने का सारे के सारे तरीके आपको यहां पर मिलेंगी। सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह पर दी जाएंगी। तो जो भी लोग 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी आप, उनकी फीस सिर्फ 64,000 रुपए है। और अगर वो आप मेरा कोड LY लाइव यहां पर प्रयोग करेंगे तो इसके से भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 10% का ये जो स्पेशल आपको डिस्काउंट हम दिलवाएंगे हमारे कोड के माध्यम से, उससे आपकी 2 साल की फीस रह जाएगी घटकर 57,600। सिर्फ 57,600 रुपए में आप 2 साल की संपूर्ण कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड आपको यूज करना होगा LY लाइव। जब भी आप एडमिशन लें LY लाइव कोड का यूज करना जरूर ना भूलें। अब अनअकैडमी के कैसे इसमें सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, इसके लिए जानिए कि प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, और डिटेल्स भरने के बाद आपको अपनी पसंद का कोर्स चुनना है कि आप 12 महीने का कोर्स करना चाहते हैं कि 24 महीने का। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करके आप उसमें, आपके पास अगला ऑप्शन आएगा कोड डालने का, और उस कोड में आप मेरा नाम का कोड डालना है आपको LY लाइव। जैसे ही आप LY लाइव कोड डालेंगे तो ये जो 40,000 1 साल की जो फीस थी ये घटकर 10% के डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपए रह जाएगी। यानी कि हमारा कोड का प्रयोग करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम अब प्रारंभ करते हैं, और आज की क्लास जो है वो हम एक कहानी के साथ प्रारंभ करेंगे।
जब आप एनसीईआरटी का ये छठी कक्षा का चौथा पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक कहानी दिखाई गई है और वो कहानी आपको दर्शाती है कि लोकतांत्रिक सरकार ना होने के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, और इसमें मुख्य तौर पर बताया गया है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो चलिए क्लास आज की हम प्रारंभ करते हैं। इस चीज को आप समझिए कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं जो कि गोरे, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय। यानी कि दक्षिण अफ्रीका, जब भी आप मैप पे देखेंगे, आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैप पर ये विश्व का मैप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और इस अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर निचले कोने पर, सबसे निचले कोने पर यहां पर है दक्षिण अफ्रीका। और आज इसी की ही हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के ना होने से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। अब दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर हर तरीके के लोग रहते हैं, गोरे भी, काले भी, सांवली त्वचा वाले भी, है ना। जैसे आप भारत में भी इसी तरीके का लोगों को देखने लगेंगे, देखते हैं। लेकिन वहां भारत में वो समस्याएं नहीं होती जो समस्याएं दक्षिण अफ्रीका में एक समय 1992 से पहले सामना करना पड़ा। कैसे, उसके लिए हम इस कहानी पर जाएंगे। देखिए इस कहानी को समझिए, एनसीईआरटी में ये कहानी दी गई है। ये कहानी समझाने का तात्पर्य यही है कि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आप यहां पर देखिए स्क्रीन में कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। यानी कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर, वहां पर रहने वाली एक लड़की माया, वो अपनी मम्मी के साथ अपने घर की सफाई कर रही थी। जब उसने सफाई की तो पुराने सामान में से उसको एक रजिस्टर मिला और उस रजिस्टर में कुछ अखबार की कटिंग लगी हुई थी, है ना। बहुत सारे अखबारों की काट कर कटिंग डाली हुई थी और उसमें एक लड़का जो कि 15 साल का था, स्कूल जाता था, उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी। जब उस बच्चे ने, माया ने, उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसको पता चला उसके मां के माध्यम से कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। अब जैसे ही माया ने यह सुना कि उस बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी तो माया को एकदम से बहुत झटका लगा, बड़ा झटका लगा, और उसने तुरंत अपनी मां से पूछा कि मां क्यों उसको गोली मारी गई। तब मां ने उसको समझाया, और जो मां ने समझाया वहां से आपकी क्लास का मूल तत्व, जो सार तत्व है, जो आपको समझना है आज, वो यहां से प्रारंभ होता है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर आप देखेंगे कि माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद यानी कि रंग भेद के बारे में हम बात करेंगे अभी कि रंग भेद कानून क्या था। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी कि चमड़ी, यानी कि जो त्वचा का आपका जो चेहरे का, हाथ का जो त्वचा का रंग है, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, है ना। कि अगर आप गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं कि अलग अलग तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से आपका रंग है, उस आधार पर आपके साथ भेदभाव करना, जिसको बोला जाता है रंग भेद, रेसिज्म जिसको बोला जाता है। और ये खाली अफ्रीका की ही कहानी नहीं, अमेरिका जो कि समानता एवं न्याय और मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा देश माना जाता है, वहां पर भी रंग भेद की नीति 1956 तक लगभग आपको देखने को मिलेगी। अभी भी वहां पर रंग के आधार पर कुछ भेदभाव वहां पर होता है। तो यहां पर आप देखिए, फोटो में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रजाति के लोग आपको मिलेंगे। ये सब आप महसूस भी करेंगे कि आप अगर भारत में भी कभी देखेंगे तो क्या आपको लगता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप सभी का जवाब आना चाहिए तुरंत, और आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत में एक ही रंग के लोग रहते हैं। अगर नहीं तो किस किस रंग के लोग रहते हैं, किस किस क्षेत्र में लोगों जाने के बाद आपको वहां के लोगों में रंग के आधार पर अलगाव देखने को मिलेगा। दूसरे सवाल का उत्तर भी आपको देना है, क्या रंग जो उनका जो रंग के आधार पर जो वो अलग हैं, तो क्या उससे वो किसी चीज में कमजोर हो जाते हैं या किसी चीज से आपसे कम हो जाते हैं या आपके बराबर ही हैं। तीसरा आपको ये बताना है कि इनका अलग अलग रंग होने का कारण क्या है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले क्लास के जो पहले 2 वीडियो थे उसमें आपको मैंने विविधता के बारे में समझाया। विविधता के कारण इस तरीके की बदलाव, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण
इस प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसे कि खासकर अगर आप गर्म क्षेत्र देखेंगे, जितने भी गर्म इलाके देखेंगे, और उन गर्म इलाकों में आपको अधिकतर लोग सांवले या आपको काले रंग के मिलेंगे, है ना। और जो सर्दी वाले, जहां पे बर्फ अधिक पड़ती है, ठंड वाले इलाके हैं, वहां पर आपको अधिकतर लोग जो मिलेंगे वो गोरी चमड़ी के यानी गोरे रंग के लोग मिलेंगे। अब इसी आधार पर भी दक्षिण अफ्रीका में भी अलगाव था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। ठीक, अब वहां के कानून की बात करते हैं। देखिए, वहां पर हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन 1992 से पहले की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी आपको ये समझाना चाह रही है कि लोकतांत्रिक सरकार ना होने के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए इस लाइन को कि वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। इस चीज को ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग प्रजाति के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। जिस रंग के जो लोग थे उनको उसी रंग के लोगों के साथ संबंध बनाने का, विवाह रचाने का, उनके साथ दोस्ती करने का अधिकार दिया गया था। उसके अलावा कोई अन्य अधिकार उनके पास नहीं थे। ये फोटो आप देखिए, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहां पर आपको दो प्रकार की मछलियों का उदाहरण दिया गया है, लेकिन इन दोनों मछलियों को आप इस तरीके से समझिए कि ये काले रंग वाले इंसान नागरिक जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और यहां पर गोरे नागरिक जिनका रंग गोरा है, गोरे नागरिक। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो हाथ जो इनके बीच में रुकावट बना हुआ है, इसको समझिए। ये वो सरकार, वो सत्ता थी जो कि लोकतांत्रिक नहीं थी। यानी कि लोकतांत्रिक, जिसको हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं है ना। इस तरीके से हमें इसको समझना है कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। अब ये सरकार, ये जो सत्ता थी, यही सत्ता इनमें विभाजन करती थी कि कालों को अलग, गोरों को अलग। काले लोग गोरों के साथ नहीं मिल सकते, गोरे लोग कालों के साथ नहीं मिल सकते, और इनके बीच में भेदभाव होता था। इस चीज को आपको यहां से समझना है। अब देखिए, वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि विभिन्न प्रजातियों के लोग जो वहां पर थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो आसपास, एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। इस चीज को ध्यान रखना है कि वे ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, इस चीज को समझना है, और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि काले लोगों की बस्तियां रहना, है ना, अलग, काले और गोरे, इसको ऐसे समझिए, और इनका जो बस्ती थी, अलग बस्तियां होती थी, अलग अलग बस्ती। इसका मतलब यह है कि जो काले और गोरे हैं वो एक जगह पर नहीं रहते थे, जैसा कि आपको भारत में देखने को मिलेगा। आपको भारत में हर जगह हर रंग के लोग मिलेंगे और वो एक ही जगह पर रहते मिलेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में पहले ऐसा नहीं होता था। काले लोगों का जो घर होते थे वो एक अलग होता था, उनके लिए अलग से शहर होता था। गोरे लोगों का शहर अलग होता था, और वो एक आम जो सुविधाएं, जैसे आपने सुविधाएं देखी होंगी, पब्लिक टॉयलेट, आप सभी जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट क्या है। जो रास्ते में किनारे पर सार्वजनिक शौचालय जो बने होते हैं, उनका प्रयोग क्या आप रंग के आधार पर करते हैं कि समानता के आधार पर? कमेंट बॉक्स में आप सबका कमेंट ये जरूर आना चाहिए कि सार्वजनिक शौचालय का जब भी आप प्रयोग करते हैं तो क्या आपको किसी ने भेदभाव तरीके से रोका? क्या सिर्फ इसलिए आपको रोका गया कि आपका रंग सांवला है, या आप किसी अलग धर्म के हैं, या किस अलग भाषा के हैं? अगर इस तरीके की कोई घटना हुई तो आप मेरे को बताइए, और नहीं हुई तो भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये आपको मुझे बताना है। तो अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ये समस्या थी कि वो खाली अलग अलग रहते ही नहीं थे, बल्कि जो सुविधाएं थी, आम सुविधाएं थी, उन सुविधाओं को भी एक साथ से प्रयोग नहीं कर सकते थे, अलग अलग उनके लिए भी निशान लगाए रहते थे। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये आपको फोटो में आपको समझ में आएगा। ये इमेज जो आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ड्रिंकिंग फाउंटेन यानी पीने के पानी का एक जगह है, और उस पीने के पानी के ऊपर उन्होंने दो कैटेगरी बना रखी है कि सफेद लोग इस तरफ से पिए और काले लोग इस तरफ से पिए। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग नल इन्होंने बना दिए कि गोरे सिर्फ उसी नल से पिएंगे,
और काले सिर्फ इसी नल से पिएंगे। देखिए कितना भेदभाव होता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता होगा। इसके साथ ही स्विमिंग पूल का एक उदाहरण है, यहां पर देखिए, जब भी आप देखते हैं कि अपने क्षेत्र में कभी भी किसी भी तालाब में या स्विमिंग पूल में नहाने के लिए अगर आप जाते हैं, तो क्या आपको भारत में कभी इस आधार पर रोका गया है कि आप सांवले हैं या काले हैं या गोरे हैं? क्या सिर्फ रंग के आधार पर आपको पानी में जाने से, तालाब में जाने से या आपको स्विमिंग पूल में जाने से रोका गया है? मेरे को जहां तक लगता है कि आपके साथ ऐसी घटना नहीं हुई होगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उस समय इसी तरीके की घटनाएं होती थी। और उनके लिए देखिए, जब पब्लिक स्विमिंग पूल जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पब्लिक स्विमिंग पूल, जो कि सरकार ने बनाए थे, यानी सरकारी हैं। सरकारी जो पब्लिक स्विमिंग पूल है, इनका प्रयोग के नीचे उन्होंने इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है व्हाइट ओनली। व्हाइट ओनली इसका मतलब केवल गोरों के लिए, केवल गोरे लोगों के लिए। और ये पब्लिक नोटिस लगे रहते थे सब कहीं। तो कितना बड़ा भेदभाव वहां पर होता था। अब दूसरा देखिए उदाहरण, यहां पर एक और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव मैं आपको बताता हूं कि लोकतांत्रिक सरकार ना होने के कारण क्या होता है। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग अलग होती थी। यानी कि काले के लिए अलग से हॉस्पिटल होता था, गोरे के लिए अलग से हॉस्पिटल होता था। यहां पर स्क्रीन पर ये दोनों जो फोटोज आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए, ये गोरे लोगों के लिए बनाया गया हॉस्पिटल था जो कि सिर्फ गोरे लोगों के सुविधाएं देता था। ये काले लोगों के लिए बनाया गया एक हॉस्पिटल था और अलग अलग गाड़ियां थी, जहां पर आपको बहुत सारी भीड़ और बहुत सारी संख्या में लोग, मरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ की सुविधाओं पर भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों को अधिक सुविधाएं दी जाती थी, काले लोगों को कम सुविधाएं दी जाती थी। जो भेदभाव आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगला भेदभाव आप देखिए कि क्या क्या होता था। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी, वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। इसको समझिए, ये मुख्य तौर पर बात आपको बताया जा रहा है एम्बुलेंस के बारे में। एम्बुलेंस के बारे में आपको यहां पर समझाया जा रहा है कि एम्बुलेंस कैसी होती थी। आपने भारत में, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं कि क्या भारत में जब भी आपने एम्बुलेंस को देखा, क्या एम्बुलेंस आपको रंग के आधार पर आपके पास इलाज करने के लिए, आपको बचाने के लिए आती है? कोई भी एम्बुलेंस आती है तो जो भी व्यक्ति घायल है या जो भी व्यक्ति बीमार है उसको ले जाते हैं, तो उनके लिए क्या रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार की एम्बुलेंस बनाई गई है? क्या अलग अलग सामान उनमें रखा जाता है? नहीं। अगर हाँ, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या चीजें आपने देखने को मिली। अब अफ्रीका में क्या होता था कि जो अफ्रीका में एम्बुलेंस होती थी, वो एम्बुलेंस भी अलग अलग बनाई गई थी। यानी कि काले लोगों के लिए अलग एम्बुलेंस और गोरे लोगों के लिए अलग एम्बुलेंस। अब जो काले लोगों के लिए जो एम्बुलेंस थी, उसमें सुविधाएं बहुत कम थी, बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होती थी। जो जरूरी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता थी वो नहीं वहां पर मिलती थी। जबकि गोरे लोगों के लिए जितनी भी एम्बुलेंस बनाई गई, उन एम्बुलेंस में सारे के सारे सामान होते थे। ये सब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार ना होने के कारण क्या होते थे। अब उनके लिए रेल एवं बसें भी अलग होती थी। यहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। इस चीज को ध्यान रखना है। यानी कि एक ही देश है, एक ही देश के नागरिक हैं, लेकिन उन नागरिकों को सिर्फ रंग के आधार पर सारी सुविधाओं में भेदभाव किया जा रहा है। ये जैसे आप यहां पर देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूं एक जगह पर जहां पर वॉश बेसिन, हाथ धोने की एक जगह होती है। जब भी आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे, कहीं पर भी आपके, चाहे विश्वविद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी आप कभी भी जाएं, इस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो जब भी आप वॉश बेसिन में हाथ धोने जाते हैं, तो क्या आपको वहां पर भेदभाव किया जाता है रंग के आधार पर? नहीं ना। तो यहां पर देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था कि सफेद लोगों के लिए अलग से हाथ धोने वाली जगह होती थी और काले लोगों के लिए अलग से। और इनमें आप फर्क देख पा रहे होंगे कि सफेद लोगों का जो वॉश बेसिन है वो बहुत ही अच्छा और अच्छी सुविधाओं वाला है, और जो यहाँ पर जो काले लोगों के लिए बनाया गया है, ये परंपरागत और बहुत ही पुराने तरीके का वॉश बेसिन है। इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता था। अब बात करते हैं प्रमुख वोट देने की। पिछली क्लास जहां पे हमने बात की सरकार क्या है, तो हमने वोट के महत्व के बारे में बताया था। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है, तीसरा पाठ नहीं देखा है, आप सबसे अनुरोध है कि एक बार जाएं
और पूरा का पूरा तीसरा पाठ आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, देख लें, आपको बेहतरीन समझ बन पाएगी आगे के सभी पाठों के लिए। अब देखिए, अब लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि अश्वेत लोग, जो काले लोग थे, उन काले लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। यहां पर आप इमेज के आधार पर देख सकते हैं, वोट देने का काम या वोट देने की इजाजत केवल और केवल गोरे लोगों के पास थी। गोरे लोग ही वहां पर वोट दे सकते थे, काले लोग वहां पर वोट नहीं दे सकते थे। अब एक और चीज कि देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए, इस चीज को ध्यान रखना है, देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए खेती की सबसे घटिया जमीन मिलती थी। यानी भेदभाव का तरीका देखिए, यहां पर तुलना से आप समझ पाएंगे, इसको यहां पर तुलना करके देखते हुए यहां पर इस तराजू को देखिए कि गोरे लोगों को अधिक वरीयता यानी अधिक वजन के साथ दिखाया गया है, इनका पलड़ा भारी दिखाया गया है। इसका मतलब ये था कि वहां पर जितने भी संसाधन थे, संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, जब आप संसाधन जानते हैं तो संसाधन बहुत तरीके के होते हैं। जब हम संसाधनों की हम बात करते हैं तो संसाधनों के प्रयोग में भी गोरे और काले में भेदभाव होता था। गोरे लोगों को अधिक वरीयता और काले लोगों को वरीयता नहीं। अब स्कूली शिक्षा में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये फोटो आप देखिए, बहुत गहरी, ये बहुत गहरा अर्थ इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्लास में दो हिस्सों में भाग में बांटा हुआ है। एक तरफ काले लोग, उनको क्लास में अलग रखा जाता था, एक तरफ गोरे बच्चे। काले बच्चे एवं गोरे बच्चे, इन दोनों के बीच में देखिए आप स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलेगा। इनकी सीट अलग होती थी, गोरे लोगों की सीट अलग होती थी। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप सब ईमानदारी से आप मुझे बताना कि आपने अपने स्कूल के समय में क्या इस तरीके का भेदभाव देखा? अगर नहीं तो उसके पीछे क्या कारण था? आपके साथ अलग अलग रंग के होने के बावजूद भी आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार, जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार ने ऐसी नीतियां बनाती है जो सभी लोगों को समान समझती है। काला गोरा, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं और उन्हीं अधिकारों के आधार पर सारा काम किया जाता है। ये आपको यहां पर समझना है ना। अब देखिए, अब यहां पर आपको वो कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। उसी कहानी में उनकी जो मम्मी है मीरा की, वो आपको बता रही हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा शहर था जहां पर सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, गोरे लोग नहीं रहते थे। और जिस बच्चे को गोली लगी थी, जो 15 साल का बच्चा जिसको पुलिस की गोली लगी थी, वो जो उसका नाम हेक्टर पीटरसन था, वो उसी शहर में रहता था। अब उस शहर के जो लोग हैं, वो वहां की भाषा, उस भाषा का नाम था अफ्रीकांस। अफ्रीकांस भाषा, यहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, नोट डाउन कर लेना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। वहां के लोग जो है वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। अब हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। अब यहां पर देखिए कि क्या था कि सरकार, जो सरकारी भाषा थी, गोरे लोगों की भाषा थी, उसको अफ्रीकांस बोलते थे, है ना। और अधिकतर लोग वही, वहां के श्वेत लोग इसी को बोलते थे। लेकिन काले लोग जो थे, उनकी जो भाषा थी वो जूलू थी। यानी काले लोगों की जो भाषा थी वो जूलू थी। अब उन काले लोग अपनी ही भाषा को सीखना चाहते थे, लेकिन वहां की सरकार जबरदस्ती उनकी भाषा के अलावा उनके ऊपर गोरे लोगों की भाषा को थोप रही थी, ताकि वो सिर्फ वही सीखें। तो हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। यानी कि जो चीज कई बार आपने भारत में लोकतंत्र में भी देखा होगा कि कई बार आपको कोई चीज, सरकार की कोई नीति पसंद नहीं आती है, तो जब सरकार की नीति पसंद नहीं आती है तो उसका आप विरोध करते हैं, आप हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन के तहत सरकार से मांग रखते हैं कि भाई ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसको बदला जाना चाहिए। सेम वैसा का वैसा कार्य हेक्टर और उसके सहपाठी लोग कर रहे थे। वो अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें हमारी भाषा को में ही सीखने दिया जाए। ये इसी तरीके से है जैसे कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सभी हिंदी माध्यम के यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है हिंदी माध्यम में, तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उदाहरण को ऐसे समझिए कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, लेकिन अगर सरकार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में देने का निर्णय जारी कर दे, तो क्या वो आपके साथ न्यायपूर्ण होगा या नहीं? इस सवाल को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है,
कमेंट बॉक्स में अभी मेरे को बताना है तुरंत कि जो अगर सरकार सिर्फ इंग्लिश भाषा, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आपको पेपर देने का विकल्प दे तो क्या आप वो पेपर पास कर पाएंगे? क्या आप अपनी भाषा जो आपको अच्छे से आती है उसके अलावा दूसरी भाषा को जाकर समझकर उसमें आप पेपर लिखकर आके आप पास कर पाएंगे? नहीं। अधिकतर सबका उत्तर यही रहेगा कि नहीं, है ना। जो भाषा आपकी है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, उसी में ही आप पेपर देना पसंद करेंगे। तो ये उदाहरण भी ऐसा ही है। अफ्रीका में भी सरकार ने एक भाषा को जबरदस्ती सबके ऊपर थोपने का कार्य किया, जिसका विरोध किया गया। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हैं यूपीएससी में सभी प्रकार की भाषाओं में पेपर देने का आपको विकल्प दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पर आप लोगों की, हम सब लोगों ने मिलकर उस सरकार को चुना है और वो सरकार हम सबको एक समान मानते हुए कार्य करती है। इसलिए आप सबको ये अधिकार है कि आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं। अफ्रीका में ऐसा नहीं था, जिसका विरोध हेक्टर और उसके सहपाठी कर रहे थे। अब इस चीज को यहां पर समझिएगा। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। देखिए, जो छात्रों का समूह था, सिर्फ छात्रों के समूह को बड़ी बर्बरता के साथ पीटा गया। यहां पर आप फोटो देख लीजिए कि अफ्रीका में या पूरा जो आप दूसरे राज्य, अमेरिकन राज्य, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर काले और गोरे के अंदर जो भेदभाव होता है, वहां पर किस तरीके से किया जाता है। अमेरिकी कंट्रीज में, अमेरिकी राष्ट्र में, अमेरिकी देश में, अमेरिका में भी यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही आपको मिलती हैं। तो वो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस प्रदर्शन के ऊपर उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटा और उनके ऊपर गोलियां बरसाई। देखिए कितनी गलत चीज वहां पर हुई। और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। 15 साल का एक बच्चा जो सिर्फ अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग रख रहा था कि उनको उनकी खुद की भाषा में सीखना और पढ़ने की आज्ञा दी जाए, उसके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई और 15 वर्ष के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। और यह घटना थी 16 जून 1976। इसका समय का ध्यान रखना है क्योंकि 1992 से पहले के बाद की बात कर रहे हैं। उस समय अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी और उस रंग भेद की नीति के कारण ही आपको ध्यान होगा कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट की टीम, आप सब जानते हैं, मेरे को यकीन है क्रिकेट आप सब लोग देखते होंगे, तो दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट की भी टीम है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं उसका कि 1992 की बात मैं आपको बताता हूं कि 1992 में 1992 में दक्षिण अफ्रीका की टीम को बैन लगा दिया गया था क्रिकेट खेलने से। क्यों? अंतरराष्ट्रीय जो आईसीसी होता है, अंतरराष्ट्रीय पूरे क्रिकेट का जो पूरे देशों को जो कंट्रोल करता है आईसीसी, वो उसने दक्षिण अफ्रीका पर बैन लगाया। क्यों? क्योंकि वहां की जो सरकार थी वो काले लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी, सिर्फ गोरे लोगों को ही आगे रखती थी और जो काले लोग अच्छे प्लेयर होते थे उनको टीम में स्थान नहीं मिलता था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए और उसी एक प्रयास का नतीजा था कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने से। उनकी टीम की वापसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तभी हुई जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब यहां से एक बहुत बड़े नेता यहां पर उभरते हैं जिनका नाम आप आए दिन खबरों में सुनते रहते होंगे, जिनको नोबेल पुरस्कार का भी अवार्ड मिला था आपको। यहां पर देखिए कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, इनको बहुत ध्यान से याद रखना है। जैसे भारत में आप महात्मा गांधी को याद रखते हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला वहां के गांधी थे और उन्होंने भी उसी तरीके से अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए और रंग भेद की नीति का खूब पुरजोर विरोध किया और उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद को समाप्त करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ये चीज ध्यान रखिए, 1994 का जो सन है 1994, उससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे पहले क्या था कि लोकतांत्रिक, अगर आप सबसे मैं ये सवाल पूछूं कि दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश किस वर्ष के बाद से बना, खासकर कई बार राज्य की जो परीक्षा होती है, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड,
इन प्रकार के जो स्टेट के जो लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति किस वर्ष में समाप्त की गई। और फिर आपको नीचे वो कई सारे ऑप्शन दे देंगे, कई विकल्प देंगे और उन विकल्पों में से आपको उत्तर चुनना होगा। और तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 1994 में रंग भेद की नीति का अंत हुआ अफ्रीका में, और इस रंग भेद की नीति के अंत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, यानी कि 1994 के बाद से ही दक्षिण अफ्रीका में सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से। यही जो बड़े नेता जो रहे, आपको इनको दक्षिण अफ्रीका में गांधी के समान दर्जा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या बदलाव ऐसा हुआ कि जो पुरानी चीजों में जो भेदभाव होता था उसको दूर किया जाता है। तो हम बात करेंगे भागीदारी की, आपसी भागीदारी, आप सबका पार्टिसिपेशन। जब हम बात करते हैं हमारे लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र को हम भागीदारी वाली लोकतंत्र बोलते हैं हमारे भारत के। उसका मतलब क्या है वो आप अब जानेंगे। आप सबसे पहले एक सवाल आप सबसे मैं पूछने वाला हूं, और उस सवाल का उत्तर आप सभी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, चैट बॉक्स के अलावा। चैट बॉक्स में फालतू की चैट, व्यर्थ की चैट आप प्लीज ना करें, उसके बजाय यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उन मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर कमेंट करना होगा, और कमेंट करके आपको ये बताना है कि हमारे देश में, भारत में नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। सबसे पहली चीज, क्या भारत में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, हाँ या ना, इसका उत्तर आपको देना है। क्या भारत में नियमित चुनाव अगर होते हैं तो वो नियमित चुनाव क्यों होते हैं, इसको भी एक पैराग्राफ में लिखकर आपको कमेंट में बताना है। मैं आप सभी के कमेंट वहां पर देखता रहूंगा, और जिससे मैं जान पाऊंगा कि कौन कौन अभ्यर्थी बहुत सीरियस होकर सिविल सेवा की परीक्षा पास करने में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। तो देखिए, ये वोट आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नियमित रूप से चुनाव करते हैं, हम वोट डालते हैं, जिसके आधार पर सरकार का चुनाव करता है। अब देखिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी हम बात करते हैं कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। इस चीज को ध्यान रखना कि भारत में जितने भी विधानसभा के चुनाव एवं लोकसभा के चुनाव अगर होंगे तो वो 5 वर्ष के होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा प्लस विधानसभा, जितने भी राज्यों की विधानसभा हुई और लोकसभा हुई, उसके जो चुनाव होंगे वो कितने वर्ष के होंगे, हर 5 वर्ष में होंगे, 5 वर्ष में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक चीज का इससे सवाल आपसे बन जाएगा, जो प्रश्न क्या बनेगा उसको बहुत ही गहराई से समझते हुए सुनने का प्रयास करें। अब आपसे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि 2019 से पहले या अक्टूबर 2019 से पहले भारत में लोकसभा एवं विधानसभा, भारत में सभी राज्य, संपूर्ण भारत की विधानसभाओं का चुनाव कितने वर्षों में होता था। और उसके बाद आपको विकल्प देंगे, पहला 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष, और चौथा देंगे कि कुछ एक राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में 5 वर्ष के लिए और जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष के लिए। तो आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए। देखिए, इस चीज को समझिए कि 31 अक्टूबर 2019 यानी कि अगस्त, जब से वहां पर विभाजन वहां पर लागू हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के नए बन गए हैं, उस तब से वहां की जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसका कार्यकाल वो जो पहले 6 वर्ष का होता था उसको घटा करके 5 वर्ष का कर दिया गया है। इस चीज को समझिए, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, जबकि भारत के बाकी के सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर भी विधानसभा थी, जैसे कि दिल्ली,
उनमें सिर्फ 5 वर्ष के बाद चुनाव होता था, हर 5 वर्ष के बाद। अब इस जैसे ही अनुच्छेद 370 को हटाया गया, अनुच्छेद 35A को हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर में भी अब हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे। यानी कि अब संपूर्ण भारत में 5 वर्ष के बाद एक निश्चित समय के लिए सरकार को चुना जाता है। अब इस चीज को ध्यान रखना है, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। देखिए, अगर सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, अगर कोई भी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो वो सरकार अपना संभव है कि अपनी पूरा का पूरी कार्यकाल पूरा करे 5 वर्ष का। कुछ अपवाद है जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, अगर गठबंधन होगा तो। अगर कई बार आप देखेंगे गठबंधन की सरकार देखने को आपको मिलेगी, जिसमें कई राज्य मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिसका अभी ताजा उदाहरण आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र में, जहां पर एक नई गठबंधन की सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ली है और उस चीज को वहां पर आप जान पाएंगे। तो इस प्रकार के जो गठबंधन की सरकारें हैं, वो हो सकता है कि पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाए, है ना, पूरा कार्यकाल इनका ना हो, ये पहले ही समाप्त हो सकती हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी गठबंधन का दल, समर्थक दल अपनी समर्थन वापस ले लेगा तो वो सरकार गिर जाती है। लेकिन जब भी पूर्ण बहुमत रहेगा तो 5 वर्ष तक वो दल सत्ता में रहेगा। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। जैसे कि कोई भी सरकार वो चाहती है कि दोबारा भी सत्ता में आए, तो तभी होगा जब लोग उसको चुनेंगे, क्योंकि हर 5 साल के बाद पब्लिक मैंडेट लिया जाता है, लोगों से चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से सरकार चुनी जाती है। तो अगर सरकार को दोबारा से सत्ता में आना है तो दोबारा से वोटिंग में लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2014 में जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इस वर्ष जब दोबारा नई सरकार बनी तो दोबारा से भी उनको पूर्ण बहुमत मिला और वो दोबारा से सत्ता में आ गई। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने, सबने उनको वोट दिया। अब सुनिए, चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। इस चीज को समझिए, भागीदारी। अगर जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में नियमित चुनाव क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर आपको यहां पर मिलेगा इस लाइन में, जिसके ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन किया है। इसको आप समझिएगा कि भारत में नियमित चुनाव इसलिए होते हैं ताकि उसके ऊपर आप सभी का, हम सबका नियंत्रण बना रहे। क्योंकि अगर नियमित चुनाव नहीं होंगे तो वो जो सरकार सत्ता में है वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहेगी और वो तानाशाही पे उतर आएगी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम करने लग जाएगी, लोगों का डर नहीं रहेगा। इसलिए ये भारत के संविधान में ये बात बताई गई है कि नियमित आधार पर चुनाव होंगे। तो हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं ताकि सत्ता, जो सरकार है, वो गलत तरीके से कार्य ना कर सके। और अगर कोई सरकार, वर्तमान सरकार गलत कार्य करती है तो अगले चुनावों में लोग उसको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो उसकी सरकार नहीं बनेगी और नई सरकार सत्ता में आएगी। इसलिए चुनाव कराए जाते हैं ताकि लोकतंत्र बना रहे, आप सबकी, हम सबकी भागीदारी उसमें बनी रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। जो भी लोग लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उन सबको मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत सीरियस हैं, यूपीएससी पास करना चाहते हैं, तो अंतिम समय तक यहाँ पर बने रहना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करते जाना है। वीडियो को साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में आपको शेयर कर देना है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये वीडियो शेयर होते जाना चाहिए, आप सबको बता रहे हैं हम। अगला देखिए, अब हम बताएंगे कि भागीदारी के तरीके क्या होते हैं लोकतंत्र में। जब हम बात करते हैं कि भागीदारी, तो आप सबसे एक सवाल आता है कि आखिरकार ये भागीदारी होती कैसे है। एक तरीका तो हो गया कि आपने चुनाव में वोट डाल दिया, अपने प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि आपके आधार पर निर्णय लेता है, यानी कि वो आपकी भागीदारी हो गई भारत के लोकतंत्र में। क्या हम सिर्फ वोट के आधार पर ही भागीदारी कर सकते हैं? इस चीज को आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्या सिर्फ वोट के आधार पर ही भारत में भागीदारी होती है या कुछ अन्य कारण भी होते हैं? तो यहां पर समझिए, भागीदारी सिर्फ केवल और केवल वोट के आधार पर ही नहीं होती, अन्य भी तरीके होते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर आप भागीदारी कर सकते हैं। इसको समझिए कि वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि सरकार कोई नीति बनाती है और वो नीति लागू करती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग उसके पक्ष में उसकी तारीफ करते हैं, और तो वो भी एक भागीदारी है, वो लोगों तक ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार ने एक अच्छी नीति बनाई। अगर कोई खराब नीति बना दी जाती है, कुछ भेदभाव पूर्ण तरीके से नीति बना दी जाती है, तो ऐसे में लोग उनका विरोध भी करते हैं, आलोचना करते हैं। आपने कई पत्र पत्रिकाओं में लेख देखे होंगे आलोचना करते हुए, वो भी लोकतंत्र में भागीदारी का एक तरीका है। उस आलोचना के आधार पर पूरे भारत के लोगों को ये पता चलता है कि क्या चीज गलत हो रही है और उसको कैसे सही किया जाना चाहिए, तो वो भी एक भागीदारी का तरीका है। जैसे यहाँ पर ये सभी लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देखिए इस तरीके से भागीदारी की जाती है। अब आपको एक केस स्टडी हम आपको बताते हैं, एनसीईआरटी की क्लास में ये केस स्टडीज दी गई हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्लाइड में जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही ली गई हैं और वहीं से ही टाइप करा करके आपको दिखाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की कक्षा में पाठ 4 में ये उदाहरण दे रखा है, इसको समझिए कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। यानी कि 2005 में किसी सरकार ने बिजली के बिल को बढ़ा दिया था। अब जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, अधिकतर लोग वो बिल नहीं पे कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सभी लोगों ने मिलकर अपना विरोध रखा, विरोध किया और बहुत तीव्र विरोध उन्होंने किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए, है ना। हस्ताक्षर सब लोगों से साइन कराकर, पेटिशन साइन कराकर सरकार के पास भेजी गई, जुलूस निकाले गए, सरकार से मांग रखी गई कि भाई बिजली का जो बढ़े हुए दर है उनको कम किया जाए। अब देखिए सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए और लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन अंततः उसे लोगों की बात माननी पड़ी। लोगों ने जो मांग रखी थी, लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। अब ये चीज ध्यान रखिए कि सरकार ने जो निर्णय ले लिया था, तो क्या लोगों के विरोध के बाद उसको उन्होंने क्यों वापस लिया, क्यों लोगों की बात माननी पड़ी सरकार को? इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सरकार ने उन लोगों की बात क्यों मानी जो विरोध कर रहे थे, है ना। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका प्रमुख जो उदाहरण है वो ये है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, सरकार उनको नाराज करके रखती, तो हो सकता है अगले आने वाले चुनावों में वो उसको वोट ना देते, और वोट नहीं देते तो अगली बार वो सत्ता में नहीं आ सकती। दूसरा कारण क्या था, जो प्रमुख कारण था उसको आप यहां पर देखिए, दूसरे कारण को आप यहां पर देख पाएंगे कि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। इस चीज को ध्यान रखिए, सरकार ने निर्णय क्यों बदला, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब आपने, हमने, सबने मिलकर उनको चुना है। अब ऐसे में अगर वो कोई गलत कार्य करती है तो हम जब हमारे पास अधिकार है कि हम उसकी आलोचना करें, उसका विरोध करें, और वो एक भागीदारी का ही तरीका है कि लोकतंत्र में हमने भागीदारी की, और जब हम उसका विरोध करते हैं तो सरकार को पता चलता है कि उनने जो कदम उठाया वो गलत है और वो जनता के लिए सही नहीं है। तो जनता के लिए सही नहीं है तो वो उस कदमों को वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के लिए ही जिम्मेदार है, किसी और के लिए नहीं। इस उदाहरण को आप अच्छे से केस स्टडी के रूप में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भागीदारी के दूसरे अन्य तरीके क्या होते हैं। ठीक, कि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए, है ना। जैसे इसमें इस लाइन को समझिएगा कि इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब आपने 2012-13 में, 13-14 में आपने लोकपाल के लिए आपने देखा होगा, लोकपाल के लिए जो संघर्ष चला था 2012-13 में, तो उसके लिए अन्ना हजारे का नाम आप सब जानते होंगे। अन्ना हजारे, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं और अन्ना हजारे के बारे में जानते हैं और जो भी ये लोकपाल का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में जानते हैं, वो अपनी राय थोड़ा सा उस आंदोलन के बारे में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपकी भागीदारी है। देखिए हम यहाँ पर भागीदारी का तरीके पढ़ रहे हैं, तो
ये हम लोकतंत्र में भागीदारी की तरीके पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं, जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप और हम दोनों भागीदारी के साथ पढ़ रहे हैं। और ये भागीदारी से ही पढ़ना अच्छा होता है, जब हम दोनों एक दूसरे की बातों का जवाब देते हुए, समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ें। तो आप तभी आईएएस बनेंगे जब आप अपनी भागीदारी यहां पर निभाना प्रारंभ करें, अपने दिमाग से सोचना प्रारंभ करें और कुछ लिखना प्रारंभ करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है लोकपाल से संदर्भ में। अब देखिए क्या हुआ कि लोकपाल लाने के लिए भ्रष्ट सरकारी नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लोकपाल का आंदोलन चलाया गया था अन्ना हजारे के द्वारा। और उस समय आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर के ऊपर आकर इकट्ठे होते थे, रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में आकर लोग इकट्ठे होते थे और उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकाले, हड़ताल करी, हस्ताक्षर अभियान चलाए और उसका परिणाम आपको उनको क्या देखने को मिलता है कि सरकार को यह पता चला कि लोकपाल बिल लाना जरूरी है, क्योंकि जनता के हित में है, इसलिए सरकार को लोकपाल बिल लाना पड़ा। और इसी वर्ष आपको अपने भारत में आप देखेंगे भारत का प्रथम लोकपाल आपको मिला है, जो कि इसी वर्ष में ही जिसकी नियुक्ति की गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने भागीदारी की, जुलूस, हड़ताल, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो बातें गलत है, न्याय संगत नहीं है, उनको सामने लाने के लिए आपने अपना भागीदारी की। इसका एक और उदाहरण आप अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं, जेएनयू आप सबने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू बोला जाता है, दिल्ली का बड़ा ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है ये। और यहाँ पर अभी छात्र छात्राओं का संघर्ष आपको देखने को मिल रहा होगा, आए दिन खबरों में आप पढ़ रहे होंगे। वो वहां की बढ़ी हुई फीस के खिलाफ भागीदारी कर रहे हैं, बढ़ी हुई फीस के खिलाफ वो हड़ताल, जुलूस, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो बढ़ी हुई फीस वापस ले ली जाए। क्यों? क्योंकि अगर फीस बढ़ती है तो जो गरीब तबके के अधिकतर अभ्यर्थी हैं उन लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा और वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे हो क्या रहा है कि सरकार वहां पर बढ़ी हुई फीस को वापस लेने के लिए मजबूर होने वाली है। तो ये चीज आप समझिए कि उन लोगों ने भागीदारी की। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र का जो प्रमुख तत्व, जो अगर हम लोकतंत्र के तत्वों की बात कर रहे हैं, ये चीज समझना है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या है? सबसे प्रमुख तत्व है भागीदारी, है ना, पार्टिसिपेशन, आप सबकी हम सबकी भागीदारी, इसको ध्यान रखिए। अब खाली हड़ताल जुलूस ही नहीं, उसके अलावा भी एक कई तरीके हैं जिनसे आप सरकार भागीदारी आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखिए, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो अखबार, पत्र पत्रिकाएं, जैसे आप यहां पर इस फोटो में आप ये देख पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि संचार के जितने भी माध्यम है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, चाहे एफएम पे सुनते हो, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ते हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ते हो, तो वो भी सरकार में भागीदारी का एक मुद्दा है, एक भागीदारी की भूमिका निभाने का तरीका है। कैसे? क्योंकि उसमें संचार के साधनों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से आप सभी को मौका मिलता है अपनी बात कहने का, अपनी बात को पूरे भारत के सामने पहुंचाने का। और पूरे भारत के जब पहुंचेगी तो सरकार के पास भी वो बात पहुंचेगी और सरकार उन चीजों के ऊपर एक्शन लेगी। जैसे कि आजकल आप सभी लोग देखते होंगे सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आपको सारी चीजें, सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसी तरीके से ही मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, आप जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग लेख लिखते हैं और अपने विचार वहां पर रखते हैं। अब देखिए, अब इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूं जहां से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कि जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। ये चीज भी ध्यान रखना है कि समाज में हमेशा कोई ना कोई वर्ग या हर वर्ग के कुछ लोग ऐसे छूट जाते हैं जिनको भागीदारी का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दें। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि आरक्षण के लिए जो आंदोलन हुआ, जैसे कि जाट आरक्षण के लिए जो आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण का जो आंदोलन हुआ, उसमें क्या किया गया कि सरकार के साथ
उन्होंने मांग की, आंदोलन रख के कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। सवर्ण आरक्षण के लिए भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, जिसका परिणाम आपको क्या देखने को मिलता है कि सवर्णों को 10% का आरक्षण दे दिया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि जब आंदोलन करते हैं तो सरकार के जो गलत कार्यवाहियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनका विरोध आप कर सकते हैं और इससे भागीदारी निभती है। यानी भागीदारी कैसे बनी कि जब आपने सवर्ण आरक्षण के लिए आंदोलन किया तभी आपको 10% का आरक्षण मिला। यानी कि आपने खुद ने भागीदारी की लोकतंत्र में, तब जाकर आपको अधिकार मिला। इसका मतलब यह है कि अगर आप भागीदारी करेंगे तो आप लोकतंत्र को बेहतर तरीके से चलाने में मदद कर पाएंगे। अब ऐसा ही देखिए, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। इनको आपको समझना है कि ये जो महिलाएं और ये जो लोग हैं, इन सब की जो भागीदारी है वो सिर्फ इन्हीं आंदोलनों की वजह से ही हो पाती है। अन्य वहां पर तरीका उनको कई बार दिक्कतें होती हैं जो उनको नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप इसको अच्छे से इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने पूरे न्यूज वाले जो आपको दिखाया अभी समझाया। सोशल मीडिया, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया आप सबने सुना होगा, मेरे को लगता है आप सभी लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप प्रयोग करते होंगे, टेलीग्राम का प्रयोग करते होंगे, जहां से आपको ये सारी की सारी जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करने को मिलती होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप कभी किसी खबर को व्हाट्सएप के जरिए दूसरे दोस्त लोगों तक पहुंचाते हैं? आपको जो पीडीएफ फाइल दी जाती है, क्या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ फाइल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप भागीदारी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, और उन समस्याओं को या उन सुविधाओं को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अन्य तरीकों की हम बात करते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है और उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर किसी भी देश की जनता जागरूक है, बोलते हैं ना जनता जनार्दन, तो अगर जागरूक रहेंगे आप, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो उस देश की सरकार जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। अब मैं आपको एक टास्क मैं आपको देने वाला हूं, एक काम मैं आपको देने वाला हूं जिसको आपको ध्यान रखना है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, जितने भी लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए, जो सच में चाहते हैं कि वो एग्जाम पास करें, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट समझें और अपने दिमाग का भी विकास करें, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये लाइन का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए कि अगली बार अगर आपके शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। इस चीज को समझना है। आपने अपने आसपास गली, मोहल्ले, कस्बे में बहुत सारे जुलूसों को निकलते हुए, बहुत सारी भीड़ को नारेबाजी करते हुए जाते हुए आपने देखा होगा। तो अब आप सबको, कई बार अधिकतर लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन आपको रुकना है और ये पूछने की जरूरत, जहमत उठानी है, ये कोशिश करनी है कि ये जुलूस ये क्यों निकाला जा रहा है। जब आप ये पूछेंगे तो उसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है ना। हमारी मदद हमें इससे मिलेगी कि सरकार कैसे काम करती है। वो धरने प्रदर्शन के जो कर रहे हैं उनके बारे में आप अच्छे से जानना है। अब जब जानोगे, आप सब अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने इस प्रकार के धरने प्रदर्शन देखे हैं। अगर देखे हैं तो क्या आपने इन धरने प्रदर्शन में भागीदारी की है। अगर की है तो उन भागीदारी के परिणाम स्वरूप क्या आपको फल मिला, क्या सरकार की नीतियों में बदलाव आपको देखने को मिलता है, कैसे लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम किया। ये सभी के सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद तक आ जाने चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको पास नहीं करना है तो उनका उपाय कोई नहीं है, कुछ नहीं कर किया जा सकता उनके लिए। तो विवादों का समाधान कैसे होगा, इसके लिए विवादों का समाधान, देखिए जब विवाद, आपने देखा कि कई सारे विवाद होते हैं, तो उनका विवादों का समाधान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चीज हमें जानना है कि विवादों का समाधान, विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है।
ये चीज ध्यान रखना है कि बल का इस्तेमाल करना उचित है। इस प्रकार की ये जो फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है कि पुलिस के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, हिंसा का प्रयोग। तो इसी तरीके से क्या आपने भी कोई इस तरीके की घटना देखी है, या आपने किसी आंदोलन में भाग लिया हो और पुलिस की लाठियां आपने खाई हो, है ना? कई बार आप खाने को मिलते हैं, जब छात्र जीवन में आप रहते हैं तो छात्र आंदोलन में आप हिस्सा लेते हैं और ऐसे में आपको कई बार पुलिस की लाठियां खाने को मिलती है। तो अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई तो आप इसको बताना है। अब समाधान का प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए, कई बार विवाद जो होते हैं तो उनको रोकने के लिए सरकार को हिंसा का प्रयोग कई बार करना पड़ता है, क्योंकि अगर उग्र भीड़ है और वो भीड़ अपनी बात नहीं मानती, सरकार की बात नहीं मान रही और समाज में अराजकता फैला रही है, अगर वहां पर तोड़फोड़ कर रही है, सरकारी प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे में सरकार को हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि सरकार कभी अगर हिंसा का प्रयोग करती है तो उसका मतलब वो गलत ही है। हो सकता है वो परिस्थितियों को देखते हुए फिर हिंसा का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि विवाद होता क्यों है ना? कि तो इसके लिए समझिए, आप पहले दोनों चैप्टर आपको ध्यान से रिवाइज कर लेने हैं, जिसमें मैंने विविधता के बारे में बताया है। वहां से आपको समझ में आएगा कि विवाद और समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो इस लाइन में आप पढ़ेंगे, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, है ना? यानी कि जैसे आप ये फोटो देखिए, ये पूरे भारत को दर्शाती है कि यहाँ पर विभिन्न अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और ये एक साथ रहते हैं। तो अगर ये सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, उसका मतलब है कि इनके बीच में तालमेल अच्छा है। लेकिन जब आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम दंगों की, जब इनके बीच में आपसी तनाव की, तो उसका मतलब यह है कि आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, उसके कारण विवाद उठता है। जैसे कि अभी अयोध्या का मामला आप सबने देखा होगा, जहां पर विवाद उठ रहा था। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी विवाद तब भी उठता है जब लोगों को लगे कि सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अब हम बात करेंगे कि सरकार इन विवादों का समाधान करेगी कैसे। जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन सरकार विवादों का समाधान कैसे करेगी? 5 सेकंड का आप सबके समान आपके पास समय है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार विवादों का समाधान किस तरीके से करती है। आपका समय चालू है। तो इसको भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए इसको इस उदाहरण के माध्यम से कि आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है ना? सरकार जो जितने विवाद हैं उन विवादों को सरकार कैसे सुलझाती है। इसके लिए आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि धार्मिक जुलूस आप सबने देखा होगा। अलग अलग धर्मों के लोग अपने किसी धर्म को, अपने किसी विशेष त्योहार के ऊपर जुलूस निकालते हैं। आपने सड़कों के ऊपर आमतौर पर देखा होगा, सभी लोगों को एक बड़ा सा जुलूस अपने ईश्वर की फोटो के साथ या अपने भगवान की मूर्ति के साथ आपने देखा होगा। कई बार जब भी दुर्गा पूजा आपने देखी हो या आपने कई बार गणेश जी की मूर्ति विसर्जन वाली सब चीजें देखी हो, तब आप देखेंगे कि जुलूस निकाले जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग ढोल नगाड़े लेकर इकट्ठे होकर और वहां से सड़क के ऊपर से गुजरते हैं। तो वहां से कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है जिसको आप देखना है कि धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि भारत में एक धर्म के तो लोग हैं नहीं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। अलग अलग धर्म है भारत में, तो अलग अलग धर्म है तो वो अपना अलग अलग जुलूस भी निकालते हैं अपने अपने धर्म की त्योहार के अनुसार, है ना? तो उन जुलूस के आधार पर ये होता है कि कई बार कि रास्ते पर जब वो निकालते हैं तो वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार रास्ता नहीं मिलता उनको जाने के लिए, या कई बार उस रास्ते से उनको गुजरना पड़ता है जहां पर किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं जो उनका विरोध करते हैं। यहां से कई बार विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी नीचे देखिए कि कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग
जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके की चीजें हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा एक भीड़ जा रही है जुलूस के साथ, लेकिन वो उसके साथ कुछ अभद्र चीजें भी करने लगती हैं, एक दूसरे के साथ मार पिटाई, आपस में जो सार्वजनिक संपत्ति पड़ी हुई है आसपास की उसको तोड़ना, आसपास से गुजरने वाली लड़कियां उनको छेड़ना, तो वो कई बार उत्तेजित होकर गलत काम करने लगते हैं। ऐसे ही कई बार उस जुलूस के कारण जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, और उस जुलूस के कारण जो समस्याएं, जो आवाज आ रही थी उसको रोकने के लिए उसके ऊपर पत्थर फेंकना या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आपने जरूर देखी होगी कि आपने रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा होगा, और वो अगर कोई झगड़ा कर रहे हैं और अगर आप उसको रोकने चले जाएं, आप बोलें, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, और आप उनको अगर बोल दें कि ये गलत है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान मत कीजिए, इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर या ढोल नगाड़े ना बजाइए, तो आप देखेंगे कि आपके साथ विवाद उत्पन्न हो जाएगा उनका, और वो आपके साथ लड़ने लग जाएंगे। कि अगर मैं इस बात में सही हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने भी इसी तरीके की किसी समस्या का सामना किया है। सबका कमेंट मेरे पास आना जरूरी है, सब लोगों को मैं जान रहा हूं, और जो लोग भी कमेंट करते हैं उन सबको मैं मान के चल रहा हूं कि आप बहुत जल्दी ही आईएएस बनने के लिए वो योग्य होने वाले हैं, और आप दिमाग से अपने दिमाग का विस्तार आप करते जा रहे हैं। अब देखिए, अब विवादों का समाधान, हमने विवाद तो जान ली कि विवाद उत्पन्न क्यों होते हैं, अब समाधान कैसे किया जाता है। तो अब ऐसे में जुलूस के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सरकार, खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के, है ना। जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी जुलूस निकाले जाते हैं, धार्मिक जलसे निकाले जाते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी, या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, जिनको हम पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल कहते थे, उनके जवान आपको वहां पर खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार का विवाद को हिंसक होने से रोकें, ताकि आपस में टकराव होने की स्थिति ना पैदा हो। आपने कई जगह पर उदाहरण देखा होगा कि एक ही समय में एक ही सड़क से हिंदू और मुस्लिम दोनों के एक ही त्योहार के ऊपर दोनों ने एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना जुलूस निकाला। आपको ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे क्यों हो पाते हैं? क्योंकि सरकार यहां पर काम करती है, लोकतांत्रिक सरकार। सरकार का तत्व है, हम बात कर रहे हैं, एक भागीदारी थी, एक विवादों का समाधान सरकार का तत्व है। यानी कि अगर विविधता के कारण कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों का समाधान करती है सरकार। जैसे कि जलसे, धार्मिक जलसों के संदर्भ में पुलिस करती है। कैसे करती है, इस समस्या को इस चीज को समझिए। वह सभी पक्षों को एक जगह पर बिठाकर बात करवाती है, ताकि विवाद का समाधान निकल सके। ये यहाँ पर आप देखिए, ये फोटो आप देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी जो विवादित समूह हैं, उन लोगों को अपने सामने बिठाकर और उनसे आमने सामने चर्चा करके बात करने की कोशिश कर रही है कि उनका जो विवाद है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए। अगर जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद नहीं सुलझता, तब वहां पर सरकार या पुलिस हिंसा का प्रयोग करती है। इस चीज को आपको समझना है। अब विवादों का और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि नदी विवाद। अब भारत की सबसे पहले, इस लाइन को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर मैप देखिए, भारत का पूरा मैप देखिए, और यहाँ पर मैप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग अलग नदियों के नाम। आप यहाँ पर देखिए, सभी नदियां और नदी घाटियां जितनी भी हैं, उन सभी नदी घाटियों को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये देखिए, तो यहाँ इसका मतलब ये है, आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि क्या एक नदी सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित है, या वो कई राज्यों से निकल कर जाती है। अगर हम बात करें गंगा की ही, तो गंगा जो नदी जो यहां से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गंगा, गंगोत्री, ये कितने राज्यों से निकलकर और कहां जाकर के गिरती है, ये चीज आपको समझना है कि भारत में नदियों के कारण भी बहुत सारे विवाद होते हैं। क्योंकि नदियां जो है वो एक ही राज्य में नहीं बहती हैं, वो अलग अलग राज्यों से बहती हुई निकलती हैं। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। अब आप सभी को मैं एक सवाल दे रहा हूं, सभी उसमें उत्तर डालेंगे। एक नदी, किसी भी एक नदी का नाम लिखना है और उस नदी के आगे निशान लगाकर आपको बताना है कि वो नदी किन किन राज्यों से निकलकर जाती है और कहां पर गिरती है। सभी लोग सवाल ध्यान से सुन ले कि आपको यह बताना है कि नदी
भारत की किसी भी एक नदी को आपको चुनना है और ये बताना है कि वो नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है और कितने राज्यों से होकर वो बहती है। सबका जवाब यहां पर आना चाहिए। ये आपकी भागीदारी है शिक्षा के आदान प्रदान में, है ना। आप भागीदारी करेंगे, आपको लाभ होगा और हम चाहते हैं कि आप भागीदारी करें ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका जो सपना है आईएएस बनने का वो आप पूरा कर सकें। अब देखिए, जिन रास्तों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। अब कुछ नदियों को लेकर भारत में विवाद है। किन किन नदियों को लेकर विवाद है उन सभी के बारे में कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आना चाहिए कि भारत में किन किन नदियों को लेकर विवाद उत्पन्न हो रखा है और उन विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या किया। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा जो कि है कावेरी नदी। आप यहां पर देखिए उदाहरण, ये एनसीईआरटी में ये उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पर आप देखिए मैप, देखिए ये दक्षिण भारत का मैप है और यहां पर आपको देख पाएंगे कि ये कावेरी नदी है और ये कावेरी नदी यहां से निकलकर तमिलनाडु की तरफ जाती है और तमिलनाडु में ये यहां पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और ये निकलती है प्रमुख रूप से कहां पर, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसका विवाद उत्पन्न हो रखा है। क्यों विवाद है ये चीज समझिए कि कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। यानी कि कर्नाटक का जो सबसे प्रमुख शहर है बेंगलुरु, बेंगलोर की जितनी भी जरूरतें पूरी होती हैं वो कावेरी नदी के ऊपर बने हुए कृष्ण सागर बांध के कारण होती हैं। अब ऐसे ही तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी कि तमिलनाडु के किसानों को जो पानी मिलता है वो उस तमिलनाडु के में बने हुए बांध से, उसमें जो कावेरी नदी का पानी जो रोका जाता है उससे उनको पानी मिलता है। अब ये दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। इस चीज को ध्यान से समझना और लिखते चले जाना, ये फैक्ट्स हैं और यहाँ से सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, खाली पॉलिटी ही नहीं जबकि आपको इतिहास और भूगोल के साथ मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। अब आपसे देखिए वो प्रश्न पूछ लेंगे आपसे, यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा का यहीं से एक प्रश्न आपका बन जाता है और आपसे वो प्रश्न पूछेंगे कि कृष्णा सागर बांध एवं मेटूर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है और फिर आपको विकल्प दे देंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, रावी, कावेरी। तो ऐसे में आपको अगर नहीं पता कि कृष्णा सागर बांध और मेटूर बांध किस नदी के ऊपर बना है तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ पर आपने प्रारंभिक परीक्षा का एक सवाल आपको मिल गया कि कावेरी नदी के ऊपर कृष्णा सागर बांध और मेटूर बांध बनाया गया है। ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है ना। तो वहां पर आपको लिखना है कर्नाटक, विकल्प देंगे आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तो आपको टिक लगाना है कर्नाटक के ऊपर। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। यानी कि जब कर्नाटक से पानी छोड़ा जाएगा तभी तमिलनाडु का जो बांध है उसमें पानी भरा जा सकता है। अब दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि मिल नहीं पाता, है ना। पूरी नदी का पानी का प्रयोग करने का वो चाहते हैं कि अधिक पानी वही राज्य यूज करें क्योंकि उनके लोगों को पानी की अधिक आवश्यकता है, लेकिन कानून के कारण उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है कि विवाद उत्पन्न होता है। और जब ये विवाद उत्पन्न हुआ, अब मूल मुद्दे पर हम आते हैं, जो हम सरकार के तत्वों की बात कर रहे हैं, विवादों के समाधान। तो जब ये विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका समाधान किसने किया, इस चीज को समझिए। इससे पहले के जितने भी विवाद देखे आपने, उनका विवादों का समाधान किया सरकार ने। लोगों के बीच विवाद, धर्मों के बीच विवाद, आपसी भाषाई लोगों के बीच में विवाद, संप्रदायों के बीच में विवाद, उन सभी विवादों का समाधान किया सरकार ने। अब ऐसे ही लोकतांत्रिक सरकार में अलग अलग राज्य हैं, तो उन राज्यों के मध्य अगर कभी विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान भी सरकार ही करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। संघ सरकार के पास अधिकार होता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद होता है
तो न्यायालय के माध्यम से उन विवादों को सुलझा सके, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर भी विवादों का समाधान किसने किया? सरकार ने। इसको पढ़िए, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाकर वहां पर मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी और ये मामला भी कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में रहा और वहां से लोगों को ईमानदारी पूर्वक पानी बांटने के उन्होंने प्रावधान करने के उपाय दिए। इस चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का ही हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का जो तत्व है वो उसमें क्या है? सरकार विवादों का समाधान करती है। अब हम बात करते हैं समानता एवं न्याय की। एक अन्य कारक जो लोकतांत्रिक सरकार में आपको देखने को मिलेगा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि न्याय और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता और न्याय जुड़े हुए ही रहेंगे, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझिए जो कि पिछली कक्षा में भी आपको एनसीईआरटी में बताया गया था कि लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों तक में घुसने नहीं दिया जाता था, है ना, कि सार्वजनिक मंदिरों में भी उनको घुसने तक नहीं दिया जाता था। इस चीज को समझिए, आजादी से पहले भारत में जब दलित लोगों के साथ इतना अन्याय और इतनी समस्याएं होती थी और उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको सार्वजनिक मंदिरों में उनको नहीं जाने दिया जाता था, तब ऐसे में क्या होता था? भेदभाव उत्पन्न होता था। ये फोटो आप यहाँ पर देखिए, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे इधर, ये एक स्कूल का, आजादी से पहले के एक स्कूल की एक फोटो है जिसमें क्या हो रहा है कि ऊंची जाति के बच्चों को इधर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक जो गरीब या निम्न जाति की बच्ची है उसको सबसे अलग रखकर वहां पर पढ़ाया जा रहा है। ये एक भेदभाव का तरीका है ना। अब यहाँ पर समानता नहीं है, यहाँ पर न्याय नहीं है, तब ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार की क्या भूमिका रही? इस चीज को समझिए कि अब ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार की, तो लोकतांत्रिक सरकार ने क्या भूमिका निभाई? लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर कैसे भूमिका अदा करती है? तो यहां आ जाता है संविधान के अनुच्छेद, बहुत सारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अगर आपने देखे हो, है ना, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये सब आपको समानता एवं न्याय, सामाजिक न्याय के लिए आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सब लोगों में जो भेदभाव था, उनको जिन सुविधाओं से वंचित रखा गया था, उन सब की पूर्ति, उन सबको समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में समानता का अधिकार डाला गया। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान देना है। और इसके लिए किसने कोशिश की? कि डॉक्टर अंबेडकर और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। जब उन्होंने ये बात रखी तो अनुच्छेद 17-18 के तहत उपाधियों का अंत एवं छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, इनके ऊपर रोक लगा दी गई। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। इसको इस तरीके से समझिए कि समाज में कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान किसने किया? सरकार ने। किसने? लोकतांत्रिक सरकार ने। लोकतांत्रिक सरकार ने क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को, उन सरकार को सभी लोगों ने मिलकर चुना, समान तरीके से वोट देते हुए। तो सरकार का कर्तव्य है कि वो सभी धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, रंग के लोगों को एक साथ रखे, समान व्यवहार करे। इसलिए सरकार ने ऐसे कानूनों के ऊपर रोक लगा दी जो भेदभाव उत्पन्न करते थे और सबको समान अधिकार वहां पर दे दिए गए। अब यहाँ पर एक और भी चीज देखिए जो कि आरक्षण का प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आप समझ पाएंगे कि आरक्षण का प्रावधान क्या है। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। इसका मतलब यह है कि वो समूह जो अभी भी सरकार, समाज में जिनको बराबर नहीं मौका मिल पाता, उनकी सहायता करने की कोशिश करती है और उसके लिए क्या प्रावधान डालती है? वो होता है आरक्षण। जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण इसीलिए दिया गया कि लोगों में समानता नहीं थी और उस समानता को, लोगों को इक्वल एक जगह पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया। जैसे आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये पहला चित्र जो तुलना की गई है, ये आजादी से पहले का चित्र मानकर चल सकते हैं, जहां पर समानता का अधिकार के तहत सभी, देखो ये समान प्लेटफॉर्म पर सभी
हाइट, ये देखो लंबी हाइट, छोटी, लंबी हाइट, छोटी, उससे मध्यम हाइट और छोटी हाइट, यानी लंबाई के हिसाब से सब लोग खड़े हैं। अगर समानता के आधार पर देखा जाए तो ये ऐसे हैं, लेकिन ऐसे में जो छोटी हाइट का व्यक्ति है इसको तो मैच दिख ही नहीं पाएगा। इसको इस तरीके से समझिए कि ये पिछड़ी हुई जातियां हैं जो कि लोकतंत्र में भागीदारी करना चाहते हैं, लेकिन वो इतना पिछड़े हुए हैं कि उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलता। अब सरकार ये समानता को करने के लिए न्याय कैसे लाएगी? तो यहां पर आप देखिए, इस दूसरे हिस्से को आप देखिए, यहां पर सरकार आरक्षण के माध्यम से क्या करेगी, जो लंबी हाइट वाले जो लोग थे, यानी जो ऊंची जातियां थी जिनके पास संपूर्ण जो संपन्न वर्ग था उसके बराबर लाने के लिए मध्यम वर्ग को थोड़ा सा आरक्षण दे दिया, जैसे कि ये सीढ़ी दे रखी है, जैसे कि ओबीसी का आरक्षण। और जो लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे उनको और अधिक प्रावधान और विशेष सुविधाएं जैसे एससी एसटी का आरक्षण देकर उनको इनके बराबर ला करके खड़ा कर दिया गया। और अब ये देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये तीनों लोग जो हैं वो बराबर साथ एक साथ मैच को देखकर मैच का लुत्फ उठा पाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आप सबको समानता एवं न्याय प्रदान करे, और वो ही ये लोकतांत्रिक तत्व जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इसको देखने को मिलता है। अब लिंग के आधार पर हम भेदभाव की बात करते हैं कि भारतीय समाज में जो है लिंग के आधार पर भी बहुत भेदभाव होता है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इस चीज को समझिए, भारत के समाज में ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि भारत में आप लिंगानुपात जब देखेंगे तो लड़कियां कम मिलेंगी, लड़के अधिक मिलेंगे। उसके बाद जब लड़के लड़की एक ही परिवार में लड़का और लड़की भी है तो उनके बीच में भी आपको भेदभाव देखने को आपको मिलेगा। लड़कियों को कम सुविधाएं दी जाती हैं, लड़कों को अधिक सुविधाएं दी जाती हैं, और लड़कियों को जो है देखभाल अच्छे से नहीं की जाती कई परिवारों में, और लड़कों की देखभाल अच्छे से की जाती है। इससे क्या होता है कि लड़कियां पिछड़ जाती हैं और लड़कियों को सुविधाएं नहीं मिल पाती और सारी चीजों में लड़के ही आगे होने लग जाते हैं। तो ऐसे में सामाजिक न्याय, समानता ये लाने के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार को वोट तो लड़के और लड़कियों ने समान रूप से दिया है। खाली लड़कों ने ही तो वोट नहीं दिया ना, अभी वोट तो लड़कियों ने भी दिया है, सभी ने समान रूप से सरकार को चुना है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार कैसे भूमिका निभाती है उसको देखिए। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, लड़कियों की परिस्थितियों को उठाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको बराबर का अधिकार, न्याय देने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। यहाँ पर आप जैसे फोटो देख पा रहे हैं, ये एक योजना सरकार की जो चलाई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बच्चियों को पढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चियों में शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चियों का लिंगानुपात जो कम हो गया था वो बढ़े और अधिक संख्या में लड़कियां कामयाब हों। उसके लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि आप अभी दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर महिलाओं और लड़कियों के लिए बसों में सफर मुफ्त कर दिया गया है और वो मुफ्त रूप से बसों में सफर कर सकती हैं। वो इसलिए किया गया है ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले जो समाज ने उनसे छीन रखी थी। ऐसे ही कुछ योजनाएं, कुछ स्कॉलरशिप रखी जाती हैं। आरक्षण का प्रावधान भी रखा जाता है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको लड़कियों के लिए अलग से विशेष आरक्षण दिया जाता है। कुछ सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं ताकि समान अनुपात में लड़के और लड़कियां एडमिशन ले सकें। तो इस प्रकार से सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार कौन हुई? जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चले, किसी के साथ भेदभाव ना करे, इसी को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो भी लोग मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं ये बिल्कुल आशा रखता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यही कॉन्सेप्ट आपको ये परीक्षा पास करवाएगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप सब ये ध्यान रखिए कि आपने बहुत अच्छी चीज, आप बहुत नया ज्ञान आपने प्राप्त किया और आप इसको आगे तक जारी रखना है। और मैं आगे लगातार इसी तरीके से क्लासेज लेता रहूंगा। हर पाठ की क्लास होगी। कई बार कुछ पाठ जो बड़े होंगे तो उनको
टुकड़ों में तोड़कर 2 भागों में क्लास लेंगे और छठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी मैं पूरी कराऊंगा। मेरी क्लास डेली रात को 9 बजे प्रारंभ होती है, तो 9 बजते ही अपनी घड़ी का अलार्म आप सेट करके रखे सब कि 9 बजते ही ललित सर की क्लास आएगी, पॉलिटी की क्लास, वो आप सबको लेनी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव को, और कमेंट बॉक्स में आपने विचार आपको जरूर देने हैं। देखिए अगर आपने क्लास ली है, आपने समझ में आया है, तो आपको कमेंट में चीजें डाल के बतानी जरूरी है, भागीदारी आपको भी निभाना है। इसके साथ ही अनअकैडमी प्लस पर आप मेरे से वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन एवं सामान्य अध्ययन के कई सारे विषय पढ़ सकते हैं। मेरे जैसे ही अन्य शिक्षक भी वहां पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको वहां पर मिलेंगे। तो अनअकैडमी प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ही कम फीस में आपको मिलेगा। और वहां पर आप मेरा कोड LY लाइव यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहां पर आपको मिलेगा। और इस 10% डिस्काउंट के आधार पर आपको बहुत ही कम फीस में आप एडमिशन वहां पर ले पाएंगे। इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और एग्जाम पास करने के लिए मेहनत में आप लगे रहें। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव आपके साथ है। लेट्स क्रैक दिस एग्जाम। आप सभी को धन्यवाद। भविष्य की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में।